औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टडी करेंगे इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, काइनेटिकली स्टेबिलिटी और दूसरी थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट चेंजेस को स्टडी करते हैं और थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि हीट प्रोवाइड करने पर ये हीट चेंजेस का कॉम्प्लेक्स पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें बीटा और के दो तरह के कॉन्स्टेंट यूज़ होते हैं। एक ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट है, उसे हम बीटा बोलते हैं, और दूसरा स्टेप वाइज रेट कॉन्स्टेंट है, जिसे हम के बोलते हैं। एज वी नो, हमारा टॉपिक है आज का जो मेन, वो इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है, तो हम लोग सिर्फ इन्हें देखते हैं। काइनेटिकली स्टेबिलिटी में हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, और ये स्टेबिलिटी दो तरह की होती है कॉम्प्लेक्सेस की, जिसमें हमारे पास लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें लिगेंड्स इजीली सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें लिगेंड्स इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं करते और ये रिएक्टिव नहीं होते। अब हम इन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास होते हैं, वो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें लिगेंड्स रैपिडली एक्सचेंज कर देते हैं दूसरे लिगेंड्स के साथ, तो इन्हें हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो 1 मिनट में अपने लिगेंड्स रिप्लेस करते हैं कि एक्सचेंज करते हैं, तो इन्हें हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का नाम देते हैं। इसके बाद इसकी ये एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है? If the ligand exchange reaction rate is slow, then they are called inert complexes. तो ऐसे complexes जिनमें ligands easily substitute नहीं करते या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, इन्हें हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं और ये रिएक्टिव नहीं होते। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो अपने रिप्लेस करने के लिए घंटों टाइम लेते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, लेबिलिटी। लेबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू रिप्लेस इट्स वन और मोर लिगेंड्स बाय अदर लिगेंड्स इज कॉल्ड लेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के साथ रिप्लेस करता है, इसकी लेबिलिटी कहलाता है। अब हम इसकी देखते हैं ज्योमेट्री। जनरली 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल दैन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनमें हमारे पास टेट्राहेड्रल आ जाते हैं और स्क्वायर प्लेनर आ जाते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसकी रीज़न क्या है, अब हम वो देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास जो सेंट्रल मैटर होती है वो 4 लिगेंड्स के साथ अटैच होती है, जो उसके कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो हमारे पास इनकमिंग लिगेंड होता है उसके पास फुली ऑप्शन होती है कि वो इनमें से किसी भी पोजीशन के साथ आके सब्स्टिट्यूट हो सकता है, अटैच हो सकता है, और ये लिबाइल होते हैं, हमेशा ये लिबाइल होते हैं। रीज़न इसकी ये है कि स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होते, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनमें इनकमिंग जो हमारे पास लिगेंड होता है उसके पास ये फुली चांसेस होते हैं कि वो इनमें से किसी भी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। इसी वजह से ये लिबाइल नेचर शो करते हैं, स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होते, और ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो इनकमिंग जो लिगेंड है उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इनमें से किसी भी पोजीशन के साथ अटैच हो जाए, तो ये लिबाइल और इनर्ट नेचर शो कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर, और इनके जो मैटर और सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है, इनके दरमियान जो हमारे पास रिपल्शन होती है उस पर भी ये डिपेंड करता है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल अगर कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करें तो ये हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और दूसरे हमारे पास है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनकी होती है sp3d2 होती है, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें d2 sp3 कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी। इसकी एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास ये मैंगनीज़ है, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मैंगनीज 3+ फॉर्म में होता है तो इसके 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, तो ये क्लोरीन जो है 6 है हमारे पास, तो मतलब ये 6 पेयर शेयर करेगा यहाँ पे, जो इसके 4p और
4D और 4S में चले जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास S और P और D इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल, तो ये 4 से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखें तो इसमें हमारे पास क्रोमियम है, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 3D में इसके होते हैं 5। जब ये +3 की फॉर्म में होता है तो इसके 4S में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, 3D में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये हमारे पास साइनाइड है, इसके 6 है हमारे पास, तो मतलब इसने 6 पेयरिंग करनी है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने हैं, जो इसके 3D में होगा, 4S में होगा और 4P में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो हमारे पास जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं, इनमें जो हमारे पास D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो ND ऑर्बिटल होता है, मतलब 5D हो सकता है, 4D हो सकता है। जो इसकी S और P इन्वॉल्व होगा वही इसका D इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब हम इनर ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनमें N-1D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। मतलब अगर हमारे पास D ऑर्बिटल जो है वो 5 होगा, हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉन 4S और 4P हमारे पास 5 होगा, तो इनमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। जो हमारे पास ND में से 1 माइनस करना पड़ेगा, जो हमारे पास ND ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो 4 होगा। इनमें जो हमारे पास मेटल और लीगल बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा लार्जर होता है, जिसकी वजह से हमें पता है कि जो हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा लार्जर होगा वो उतना ही वीकर होगा, उसकी एनर्जी हायर होगी। इसमें जो हमारे पास इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब वो शॉर्टर होता है, उसकी एनर्जी लार्जर होती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिनमें D6, D7 और D9 सिस्टम आता है। कि अगर हम VBT की बात करें तो अकॉर्डिंग टू VBT ये हमारे पास D6, 7 और 9 जो हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल, इन्हें इनर्ट नेचर शो करनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि ये लिबाइल नेचर शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो इसकी स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। जितना सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है साइज़ ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। साइज़ क्या है, इसका स्मॉल साइज़ होगा सेंट्रल मेटल एटम का, उतना ही इसकी इनर्टनेस ज़्यादा होगी, मींस वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके अलावा इसकी ज्योमेट्री भी इफेक्ट करती है। तो पहले भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास जो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, वो ज़्यादा लिबाइल नेचर शो करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो स्टेरिकली क्राउडेड नहीं होते, मतलब जो हमारे पास इनकमिंग हमारे पास जो लिगेंड होता है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो किसी भी पोजीशन के साथ अटैच कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा लिबाइल नेचर शो करेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास जो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, मतलब जो हमारे पास इनकमिंग इसका लिगेंड होता है इसके पास ये ऑप्शन नहीं होती इसके साथ अटैच करने की, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि वो लिबाइल नेचर शो करेगा या इनर्ट नेचर शो करेगा। Hope so all of you will understand it. Thank you so much.